हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे यानी उत्तराखंड के, यानी कि 30 में से 15 प्रश्न रहेंगे उत्तराखंड के, और बाकी जीके और हिंदी के प्रश्न रहेंगे वो भी 15। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं पहले तक क्या करता था, सिर्फ उत्तराखंड देता था। और उत्तराखंड में फिर हिंदी वालों को नुकसान हो जाता था क्योंकि हिंदी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए और जीके भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये सीरीज़ है और हिंदी उत्तराखंड सब कुछ इसमें मिक्स रहता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। और आज जो आपका प्रश्न है, आज आपको बताना है छायावाद के 4 स्तंभों के बारे में बताना है। छायावाद के 4 प्रसिद्ध कौन कौन है कवि, और हो सके तो उनकी एक एक रचनाओं के बारे में ज़रूर बताएगा। कोई भी रचनाएं चलेगा, उपन्यास, कुछ भी, कहानी, कुछ भी चलेगा जो महत्वपूर्ण आपको लगे। अलग अलग सभी लोग अलग अलग बताएंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, तो आप उसे ज़रूर बताएगा। जो छायावाद के हैं 4, तो उनमें से सभी लोग अलग अलग कोई भी रचनाएं सभी लोग बताएगा अपनी अपनी तरफ से। तो कल को देखेंगे फिर उसको। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी से शुरुआत हमारी हर रोज़ होती है, तो हिंदी का ही पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। पहली बात तो एक बार यही पूछ लिया गया कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1955 में, और डेट इसकी 7 जून 1955 है। तो ये भी आपको याद रखना है, 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा जो आयोग है इसका गठन किया गया। तो अभी तक आपने उत्तर सोच लिया होगा इसका, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीजी खेर, तो बाल गंगाधर खेर। तो ये आपको याद रखना है, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। अगला प्रश्न है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन बनाना है। वैसे आम का खैर अब सीजन तो जाने वाला है, लेकिन थोड़े बहुत बचे होंगे। तो मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन आपको बनाना है। मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिया है, या फिर मैंने आम लिए हैं। तो कौन सा होगा सही? तो इसका सही उत्तर होगा मैंने आम ले लिए हैं। तो मैंने आम ले लिया है, अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोध करना, अत्यधिक घमंड करना, बिल्कुल बदल जाना, या फिर लाल और पीला रंग डालना। तो लाल पीला होना ये हो जाएगा बहुत क्रोध करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। तो सिलेबस के अनुसार हमारे सिलेबस में एक ही है, तो प्रेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र का है। रंगभूमि, करमभूमि, गोदान, प्रेमाश्रय, सब इनकी रचना है। प्रेमचंद्र की 1880 में प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। प्रेमचंद्र की मृत्यु पूछ ली गई थी 1936 में। गोदान भी 1936 में ही था इनका, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। तो प्रेमचंद्र का है रंगभूमि उपन्यास। और जो मन्नू भंडारी है ना, मन्नू भंडारी अभी लगभग वो 1931 में जन्म हुआ था, तो लगभग आप मान के चलिए कि 90-91 साल की हैं। तो उनके पति हैं राजेंद्र यादव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो महत्वपूर्ण है, धनुष का पर्यायवाची एग्जाम में आता है, कौन सा नहीं है। धनुष का कोदंड होता है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न है ये। कोदंड भी धनुष का है, और चाप भी है, चाप भी है, कोदंड भी। अब इनमें से टक्कर की, इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से होगा सरासन, सरासन भी है, कोदंड भी है, चाप भी है। तो सर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है। दोस्तों ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो इसे आप, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगभग 40 से 44% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है। तो अनुस्वार कहा जाता है स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को। इसी तरह से आपको एग्जाम प्रश्न देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार से अंग होता है सब। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। तो संबंधवाचक कौन प्रश्नवाचक है? कोई अनिश्चयवाचक है, ये तो होगा नहीं, तो जो हो जाएगा जो, ऑप्शन नंबर सी, जो सो, जो सो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, तो वह निश्चयवाचक में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना के संदर्भ में गलत है। और आपको भी बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर अभी कि कौन सा इनमें से सही होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973 नैनीताल बिल्कुल सही है।
गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960, 17 नवंबर 1960 बिल्कुल सही है। गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1962 में, बिल्कुल सही है। और हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय 1974, ये हो जाएगा गलत, यहाँ पर होना चाहिए था 1973। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी यहाँ पर 74 लिखा है, बाकी ये दोनों एक साथ हैं, HNB और ये कुमाऊं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिछली बार सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये। इस बार तो खैर वीडियो वीडियो सब ये सब एक ही कर दिया गया है। हिमालयन एक ही पेपर होगा मतलब इनका, बाकी डिपार्टमेंट तो अलग ही रहेंगे। हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GC फ्रेंच की रचना है हिमालयन आर्ट। और बैरिस्टर मुकुंदीलाल की जो गढ़वाल पेंटिंग है, और जो डॉक्टर कुमार स्वामी हैं इनका है राजपूत पेंटिंग। और बाकी गढ़वाल पेंटिंग, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गढ़वाल पेंटिंग हो गया, GC फ्रेंच का हिमालयन आर्ट है, महत्वपूर्ण है, याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी, GC फ्रेंच। अगला प्रश्न है जिंदा और मरी होली का संबंध है। तो जिंदा और मरी होली, या पिछली बार आया था एग्जाम में उजली या अनेरी होली का संबंध है, तो ये और कोई नहीं, ये है थारू जनजाति। तो थारू जनजाति से संबंधित है जिंदा और मरी होली, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। थारू जनजाति उधम सिंह नगर नैनीताल यहाँ निवास करती है। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जिनकी जनसंख्या है, आबादी है, तो ये थारू की है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर किसने बनवाया था? अब सोमचंद आते आते अल्मोड़ा तो पहुंचा, सोमचंद उसे सोमेश्वर की स्थापना की थी, लेकिन अजय पाल, देखिए मोहन चंद तो खैर कहाँ लास्ट में, पर लेकिन उद्योग चंद हो जाएगा इसका सही उत्तर, सोमचंद ने तो नहीं, तो उद्योग चंद हो जाएगा इसका सही उत्तर। अल्मोड़ा में त्रिपुरी जो सुंदरी मंदिर है वो कराया था उद्योग चंद ने। और दोस्तों उद्योग चंद से एक महत्वपूर्ण जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ ये है कि एक जो मराठा राज कवि था वो चंद दरबार में आया था उद्योग चंद के समय। तो मराठा राज कवि का नाम तो याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद हो तो आप बताइएगा, लेकिन वो उद्योग चंद के दरबार में आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा। मराठा राज कवि एक था जो उद्योग चंद के समय चंद दरबार में आया था। और 1678 में उद्योग चंद ने ये बधानगढ़ पर भी आक्रमण किया था और जीता भी था बधानगढ़ को। तो उद्योग चंद के समय कौन आया था वो, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, वो महत्वपूर्ण है, मराठा राज कवि था वो। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के, ये शायद मतीराम था, पता नहीं कौन था, लेकिन इस तरह का ही था वो। उत्तराखंड के लक्ष्य सेन प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो लक्ष्य सेन दोस्तों अल्मोड़ा से संबंधित हैं, और बैडमिंटन से हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है राज्य में तितलियों का संग्रहालय स्थित है। तो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल या फिर पिथौरागढ़। तो तितलियों का संग्रहालय, अब जनपद पूछा है तो नैनीताल करेंगे, भीमताल में है तितलियों का संग्रहालय, और फेडरिक स्मोटा द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, भीमताल, नैनीताल, तितलियों का संग्रहालय। अगला प्रश्न है सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति ST में अधिसूचित किया। तो 5 जनजातियों को SC में घोषित किया गया था 1967 में, लोकर समिति इसके लिए बनी थी 1965 में। तो 1967 में 5, एक तो भोटिया हो गया, और बाकी थारू, बोक्सा, राजी, जौनसारी, ये सब 5, तो ये 1967 में। अगला प्रश्न है खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था? खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था, आपको भी बताना है, अपने मन में सोचना है, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906-07 में हुआ था खास पट्टी वन आंदोलन, और ये भूमि बंदोबस्त के विरोध में हुआ था खास पट्टी वन आंदोलन 1906-07 में। अगला प्रश्न है एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध कांधेरा नामक स्थान कहाँ है? तो आपको बताना है कांधेरा नामक जो स्थान है वो एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है, वो किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी नहीं, तो ये है पौड़ी जनपद में। तो पौड़ी में है कांधेरा नामक स्थान, और जो कि प्रसिद्ध है एस्बेस्टस के लिए। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म खूंट अल्मोड़ा में कब हुआ था? कनिष्ठ सहायक 2018 में भी आया हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 तारीख तो है, अब 10 तारीख तो सभी में है, 1887 भी है, अब यहाँ पर आपको महीना बताना है। तो 10 सितंबर 1887 को गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। राज्य गौरव दिवस इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे जो सरकारी अभिलेख हैं कागजातों में 10 सितंबर ही है, वैसे इनका जन्मदिन अलग दिन है किसी दिन, तो मुझे भी अभी याद नहीं, शायद अगस्त में किसी दिन है।
और जो सरकारी कागज़ों में 10 सितंबर ही है, बाकी आयोग ने भी 10 सितंबर ही, क्योंकि अब एग्ज़ाम में आएगा बाकी, तो 10 सितंबर 1887 आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत रत्न उत्तराखंड के अभी तक एकमात्र व्यक्ति गोविंद वल्लभ पंत, गृह मंत्री भी रहे थे उस समय, भारत रत्न भी दिया गया। हैप्पी क्लब और काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना ये भी की थी। अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे इस तरह का प्रश्न नहीं आता, लेकिन आता है। एक बार पूछा गया भरत की पत्नी का नाम क्या है, इस तरह से कुछ, और बाकी जैसे मांडवी था, बाकी वो इस तरह के प्रश्न भी आयोग पूछता है, पहले तक पूछते थे पर, लेकिन जो भी हो इस प्रश्न को आपको बताना है यहाँ पर, आए ना आए। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो सुंदरकांड, बालकांड या फिर किष्किंधा कांड। तो जिन्होंने सोचा है किष्किंधा कांड, आप बिल्कुल सही हैं। हनुमान और जो राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है वो है किष्किंधा कांड में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और रामायण किसने लिखी थी? तो वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की? तो ये की थी शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा सासाराम में। और कृषकों के लिए पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था ये शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। आपको बिल्कुल याद रखना है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है तो ये है जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो टोडा जनजाति दोस्तों निवास करती है तमिलनाडु, टोडा जनजाति तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो बात तो गजब की गई है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था? माउंटबेटन, एटली, विंस्टन चर्चिल या फिर ऑस्टिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? तो ये है गोवा में, ऑप्शन नंबर डी। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, तो गोवा में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में सही कथन है? यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल है जी। अगला है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। तो आयोग कई बार पूछ चुका है वित्त आयोग का गठन किस में है, तो अनुच्छेद 280। तो एक नंबर के लिए आपको ये याद रखना है अनुच्छेद में, तो इस तरह से प्रश्न बन जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं, तो ये करंट अफेयर का भी है आपके लिए। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन के सिंह, तो ये सब याद रखेगा तो उपयोग तो सभी हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अब कुछ लोग कहेंगे कि सोचने का समय नहीं देते हो, लेकिन अब मैं इतना 18 दिसंबर ये सब क्या ही पढ़ूँ, अब इतना अब आपको खुद ही आप सोच लीजिए जब तक 5 सेकंड में। जैसे ये अगला प्रश्न है, अभी तक आपने सोच लेना चाहिए 5 सेकंड के उत्तर जो आपको आ रहे हो, तो 5 सेकंड में तो उत्तर आ ही जाता है वैसे भी। नंदा देवी मंदिर किस ताल के समीप है? तो नंदा देवी मंदिर किस ताल के समीप है? तो बेनीताल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बेनीताल है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग है, दुग्धताल पौड़ी में है और शस्त्रताल टिहरी में है, तो बेनीताल याद रखिएगा नंदा देवी के समीप है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पंच केदारों में शामिल है? अब आपको झटके में एकदम चुटकी में कैसे पहचानना है, ये देखिए हरिद्वार है यहाँ पर, और मैं उन्हीं को पकड़ूंगा, हरिद्वार है। और यहाँ पर देखिए बद्रीनाथ है, फिर यहाँ पर बद्रीनाथ दिख गया, तो अपने आप ही 3 ऑप्शन हट गए, तो अपने आप ही सी बच गया केदारनाथ। तो आगे पीछे लिखा है केदारनाथ, मधमेश्वरनाथ दूसरे नंबर पर, तुंगनाथ तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रुद्रनाथ, फिर 5वां कल्पेश्वर। तो इस तरह से है पंच केदार, ये क्रम भी मैंने आपको बता दिया है, पहले नंबर पर केदारनाथ, तो इस तरह से तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बाकी लंबा चौड़ा है, जैसे केदारनाथ है और तुंगनाथ है, मधमेश्वरनाथ रुद्रप्रयाग में, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ है चमोली में है, और ये सब जैसे ये दोनों हैं चमोली में और बाकी है रुद्रप्रयाग में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं? तो नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं तो मनोहर श्याम जोशी का जो कैप है कसब है, बीरेन डंगवार और मंगेश डबराल। तो कई लोगों को इनमें कन्फ्यूज रहता है, मंगेश डबराल से आपको याद रखना है। मंगेश डबराल की जो नगाड़े खामोश हैं, मंगेश डबराल
नहीं नहीं नहीं। हाँ, मंगेश डबराल तो नहीं, नगाड़े खामोश से तो नहीं। नगाड़े खामोश से तो गिरीश तिवारी गिरदा। और मंगेश डबराल की जो रचना है वो है पहाड़ पर लालटेन। हाँ, पहाड़ पर लालटेन, मैं भी आगे पीछे बोल रहा हूँ, पहाड़ पर लालटेन। और बीरेन डंगवाल दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा, तो ये आपको याद रखना है, दुष्चक्र में सृष्टा। और पहाड़ पर लालटेन मंगेश डबराल, और नगाड़े खामोश हैं गिरीश तिवारी गिरदा। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जौनसार बाबर में बिस्सू मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिस्सू मेला कहाँ, जौनसार बाबर में उत्तरकाशी में भी है, तो गनियात नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन देखिए आप, हरिद्वार। अब हरिद्वार तो भाई पहले नंबर पर है, हरिद्वार है पहले नंबर पर, हरिद्वार, देहरादून दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर उधम सिंह नगर, फिर चौथा नैनीताल, इस तरह से। तो पिथौरागढ़, तो ये दो ऑप्शन तो मैंने हटा ही दिए। अब दोस्तों पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आप सभी को पता है कि पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 70-90 है और बागेश्वर तो छोटा जनपद है, तो बागेश्वर हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। बाकी मिलते हैं गाइज बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ।